हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। और हमारी एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका ये थर्ड लेक्चर है। हम इसमें इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में भी जो पहला लेक्चर बनता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो यूपीएससी कई बार लिख चुके हो तो आप इसको फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी बहुत डिटेल में नहीं की है और पहली बार ही ऐसा कुछ देख रहे हैं तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको कई चीज़ें एक्स्ट्रा पता लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको चाह के चेकआउट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो कब फोर्स में आया, ये नहीं पूछा कि बना कब, ये पूछा है फोर्स में कब आया। दोनों डेट अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। कैबिनेट प्लान मिशन आया था इंडिया में। ठीक है, आप जो फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं वो शायद कुछ चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को स्टार्टिंग ओरिजिन से कनेक्ट करने की कोशिश करूं। नहीं हो पाए तो आप चीज़ों को फैक्ट समझ के याद कर लेना। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स काफ़ी साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता ही होगा जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो क्या है। तो कैबिनेट प्लान मिशन आया था इंडिया में 1946 में। इस कैबिनेट प्लान मिशन ने एक आइडिया दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कैसे बनाया जाए, कैसे चुना जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, तो ये हम पहले एक लेक्चर में कर भी चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया इंडिया में सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, तो कैबिनेट प्लान मिशन आया 1946 में। उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इसकी पहली मीटिंग जो हुई वो हुई दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे सेशंस हुए और उन सेशंस में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। फ्रेम करने के बाद फाइनल जो डेट थी 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया और इस दिन को हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देन तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इनेक्ट नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू करने के लिए एक डेट रिजर्व की गई कि हम 2 महीने बाद की एक डेट रिजर्व करते हैं, 26 जनवरी। वो क्यों रिजर्व की गई उस पर भी आते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था। इनेक्ट करने का मतलब होता है उसको लागू करना, किसी भी चीज का कम इन फोर्स या किसी चीज का ये कह लीजिए कि रियलिटी में लागू, मतलब रियलिटी में उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो जाना, वो होता है इनेक्ट होना। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन, तो किस डेट को आया, 26 जनवरी 1950 को आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनवरी 26 वाज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, तो 26 जनवरी की ही डेट को क्यों चुना गया। ठीक है, अब वो रीजन जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और उसके बनने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है A.O. ह्यूम को। ये एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, जिनको कांग्रेस बनाने का क्रेडिट दिया जाता है कि कांग्रेस की फॉर्मेशन इन्होंने की थी। ठीक है, देन तो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था हर साल। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता था जिसमें लोग देश भर से आते थे, मिलते थे और वो कुछ अपनी पॉलिसीज डिसाइड करते थे कि हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा ही एक सेशन हुआ था 1929 में, और जो भी सेशन होता था हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका एक प्रेसिडेंट चुना जाता था कि कौन उसको प्रिसाइड करेगा उस सेशन को। तो 1929 में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको ऐड कर रहा हूँ ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइटली मत लेना, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन तो 29 को वाला जो सेशन था एनुअल सेशन, उसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाएंगे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाएंगे 26 जन को। और 26 जन 1930 पहली बार
पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया गया। तो इसी वजह से इस 26 जनवरी को रिजर्व रखा गया था। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बनके तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन 2 महीने का जो डिले किया गया उसके पीछे की ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो हमें आंसर करना है कि ऐसा क्या हुआ था। कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड बाय, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडोप्ट किया था? तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने। तो उसको अडोप्ट भी किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जो अब यहाँ पे आप देखोगे, वैसे हम लोगों ने अभी मैंने आपको डिटेल में बताया 2 क्वेश्चन पहले कि जो इनेक्ट हुआ था वो एक्चुअल में वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से जैसे किसी भी बुक में एक आगे इंडेक्स होता है, तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है जिसमें लिखा हुआ है कि उस प्रीएम्बल उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट भी करते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इनेक्ट किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि 26 को इनेक्ट किया था और क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 26 नवंबर 1949 को किया था। तो ये इसने प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में सही है, तो इसका आंसर हम दे देंगे। आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड इन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग इनेक्ट भी उसी दिन हुआ था। ठीक है, तो उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया के नाम से मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया, और इसी दिन को हम नेशनल लॉ डे के नाम से भी मनाते हैं, नेशनल लॉ डे। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और 15 अगस्त होता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ये रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया क्या होता है? ठीक है, इसके लिए हमारे यूट्यूब पे एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में डिटेल में रिपब्लिक डे क्या होता है। ठीक है, देन B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। तो जो B.R. अम्बेडकर है उसको जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से इलेक्ट किया गया था। अब मैं थोड़ा सा आपको और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। मतलब उसमें कुछ मेंबर ऐसे थे जिनको नॉमिनेट करके भेजा गया था और कुछ मेंबर ऐसे थे जिनको इलेक्शन के थ्रू भेजा गया था। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एग्जैक्ट वर्ड है कि वो पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। तो उसमें जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं उनका इलेक्शन कहां से किया गया था? तो उनका इलेक्शन किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड भी और वैसे भी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए दैट ही वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली बनाने वाला वही था। ठीक है, he was the chairman of drafting committee। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब उसके एक तरह से बोलो कि उसको लिखने के लिए कि वो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर 7 मेंबर थे। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। बनाया कब गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को? 29 अगस्त 1947 को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देन ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली काउंसिल बनी तो उनको लॉ मेंबर बनाया गया था। इन लॉ मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया था किसको? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया पोर्टफोलियो। तो ये जो मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो मिलते हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है, ये सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1860 में। ठीक है, उस टाइम पे वॉइसरॉय होते थे लॉर्ड कनिंग।
लॉर्ड कनिंग इंडिया के वायसराय होते थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तो इंडिया में वायसराय जो होता था वो मेन पावर होता था, तो उस वायसराय थे। तो 1860 में उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम, ये इस तरह का सिस्टम कि अलग अलग मिनिस्टर बनेंगे, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कनिंग ने। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देन द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अब ये प्रॉब्लम ऑफ रूपी क्या है, ये एक बुक है जो बहुत ही फेमस है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, और जो हमारा प्रेजेंट का आज का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1934 में बना था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी जो मेन ढांचा बताया जाता है कि उसका क्या प्रोसेसिंग का वे है, वो उनकी इस बुक पे ही आधारित है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो कई बार ये बुक पूछ ली जाती है कि ये बुक किसकी थी, कि या किसने इसको लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो ये बुक लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, देन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में। ठीक है, और इसका नाम बदल के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो गया था 1956 में, और 1956 ही डेथ एनिवर्सरी ईयर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई उन्होंने 1942 में, उसी का नाम बदल के आगे चल के वो बनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बनी 1956 में। देन एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है, दैट इज बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये उन्होंने बनाई थी 1924 में। जो शेड्यूल्ड कास्ट का ऑपरेशन होता था इंडिया में, जो उनको अछूत समझा जाता था, अनटचेबल समझा जाता था, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड टिप्स पे होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन द ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि डेथ ईयर कौन सा था, तो वो एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा 1891 उनका बर्थ ईयर था, और 1956 उनका डेथ ईयर था, और 1956 को ही हमारा यूजीसी बना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंडिया में, उनके ऊपर जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो भी 1956 में ही बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इन विच ईयर जन गण मन अडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, कि इंडिया का नेशनल एंथम कब चुना गया, जन गण मन को। ठीक है, तो पहले इससे रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड फैक्ट्स जानते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो 24 जनवरी 1950 वो डे था जिस दिन जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया था, और यही वो दिन था जिस दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना था, यानी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसके प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहली बार मिली थी दिसंबर 9, 1946 को, उस दिन उनके प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उनको इसलिए चुना गया था क्योंकि वो अल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे जो पूरे के जितना पूरा ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे उनमें सबसे ओल्ड मेंबर जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उनको प्रेसिडेंट चुना गया था। अब आप कहोगे कि ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि उनको क्यों चुना गया था। ठीक है, देन उसके बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा मिली और यूनैनिमसली सबने चुन लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसके बाद वही इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने ऑन 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और एक और फैक्ट बता दूं मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको, ये इंडिया के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी गई थी इंडिया में, तो उस टेम्परेरी गवर्नमेंट को इंटरिम गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन नॉट इन इंडिया बट इन एशिया हु गॉट द नोबेल प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज मिला था पूरे एशिया में, वो पहले पर्सन थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक
कलेक्शन ऑफ पोएम है, गीतांजलि नाम है उसका, उसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। और इन्होंने संस्कृताइज्ड बंगाली में इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था। संस्कृताइज्ड बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था, और इन्होंने ही नेशनल एंथम लिखा है बांग्लादेश का भी, ठीक है। और ये पहले नोबेल लॉरिएट हैं इंडिया के भी और एशिया के भी। 1930 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए, जो इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। और गीतांजलि इन्होंने लिखा था 1911 में। कहीं कहीं आपको 1910 भी मिल जाएगा, उसमें डाउट है, लेकिन मोस्टली बार जब ये एग्जाम्स में पूछा गया है तो 1911 ही ऑप्शन में आया है, ठीक है। देन तो ये आबिद अली कौन थे? ये आबिद अली वो पर्सन थे जिन्होंने हमारे नेशनल एंथम को हिंदी में लिखा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये जो नेशनल एंथम हमारा लिखा गया था, ठीक है, ये सबसे पहले बार 27 दिसंबर 1911 में, जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके एनुअल सेशन होते थे। थोड़े हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी और उसके एनुअल सेशन होते थे, मतलब हर साल उसका कहीं ना कहीं सेशन होता था और वहां पे देश भर से लोग आके इकट्ठा होते थे और वो पॉलिसीज पे डिसीजन लेते थे कि क्या पॉलिसी हमें फॉलो करनी है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा ही एनुअल सेशन हुआ था 1911 में कांग्रेस का। तो वहां पे ये पहली बार गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, क्या? जन गण मन, ठीक है। और वो सेशन था कोलकाता सेशन। मतलब जो एनुअल सेशन होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अलग अलग जगह पे होते थे इंडिया में, ठीक है। तो 1911 वाला जो सेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और जो पहले वाला हमने देखा था जहां पे 26 जनवरी को फर्स्ट पूर्ण स्वराज डे मनाया गया, ये डिसीजन लिया गया था 1929 सेशन में। वो वाला सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है। और हर सेशन में प्रेसिडेंट होते हैं, तो इस सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो था बिशन नारायण धर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 से कॉन्टिन्यूअस सेशन होते ही आए हैं एनुअल, ठीक है। एक आधी बार ऐसा भी हुआ है कि स्पेशल सेशन भी हो गया, ठीक है। एक आधी बार ऐसा भी हुआ है कि सेशन नहीं भी हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस हैं, तो कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और मोस्टली एग्जाम्स में कब पूछा भी जा चुका है या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सारे प्रेसिडेंट्स को तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जहां पे जिस सेशन में कुछ स्पेसिफिक हुआ है उस सेशन के प्रेसिडेंट को हमें याद रखना पड़ेगा। तो 2 प्रेसिडेंट 2 सेशंस के तो हमने आज के ही लेक्चर में कर लिए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया था उस सेशन में। और 1911 के सेशन में बिशन नारायण धर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इस सेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। क्लियर? चलो। देन द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो वो 3 शेर वाला चिन्ह है, जो हमारा जो 3 शेर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो वाला कहां से लिया है हम लोगों ने और किस दिन उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो स्टेट एम्बलम के बारे में पहले आप ये जान लो कि जो स्टेट एम्बलम हमारा लिया गया है वो अशोकन पिलर से लिया गया है, ठीक है। ये अशोका के बारे में आपने सुना भी होगा, ये एक मौर्यन किंग था, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी इंडिया में बहुत पहले, तो उसका एक बहुत जाना माना किंग था अशोका। तो वो अलग अलग जगह पे पिलर बनाता था, ऐसे बड़े बड़े जो स्टोन पिलर बनाते थे। और उन स्टोन पिलर के जो ऊपर वाला भाग होता था, ठीक है, उसके ऊपर वाले भाग पे एक पिलर ऐसा है सारनाथ का, जिसके ऊपर वाले भाग पे लायन है, ठीक है। और इस ऊपर वाले भाग पे लायन से नीचे वाला जो हिस्सा होता था उसको बोलते थे कैपिटल। उस हिस्से को कैपिटल बोलते थे। जो ये रोड है, शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर एक हिस्सा होता था, इसको बोलते थे कैपिटल, और उसके ऊपर लायन था, तो इसको बोला जाता है लायन कैपिटल। इसलिए उस लायन कैपिटल से हम लोगों ने वो स्टेट एम्बलम लिया है इंडिया का, और वो कहाँ है? सारनाथ में। सारनाथ में ये पिलर इरेक्टेड है, खड़ा किया गया था। किसने बनवाया था ये पिलर सारनाथ में? मौर्यन किंग अशोका ने बनवाया था। और ये सारनाथ कहाँ पे है? ये है इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम अभी चेंज करने की बात चल रही है, उत्तम प्रदेश, ठीक है। देन तो किस डेट को अडॉप्ट किया गया? ये अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये आपको ध्यान रखना है। देन डेफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। डेफरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना। कि अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जो भी पर्सन अडल्ट है वो वोट दे सकता है,
ठीक है, जो भी अडल्ट पर्सन होगा इंडिया में वो वोट देगा। इस पे जब डिस्कशन चला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो बहुत ही एक रिगरस प्रोसेस से बना है, हर एक चीज पे डिबेट हुई है और लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जब ये बात चली कि इलेक्शंस जो होंगे तो किनको वोटिंग का राइट दिया जाए, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो अपने वोट का जो पावर है उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब वोट देने का जो राइट है एक अडल्ट पर्सन को, वो उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाए, मतलब कुछ ही लोगों तक रखा जाए और कुछ लोगों के लिए उसको डेफर कर दिया जाए, बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का जो फेवर करने में जो एक मेन पर्सन थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में भी कई सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो पहला फैक्ट आपको यही पता होना चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 11 नवंबर, ठीक है, उसको हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। ठीक है, और जो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, तो उस सेशन में यंगेस्ट कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट बना था उस सेशन का वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ही वाज आल्सो द लॉन्गेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। जो ऐसा होता था कि कई पर्सन ऐसे थे जिनको बार बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया सेशंस में, तो जो सबसे लंबे टाइम तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, आजादी से पहले की, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए जरा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन ऐसा है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, और अभी करंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। ठीक है, या फिर आपको इस क्वेश्चन को दूसरे में भी फ्रेम कर सकते हैं, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल डेट। टिल डेट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन था। ये मैंने बताया बिफोर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, वो बुक भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है इंडिया विंस फ्रीडम। ये इनकी बुक का नाम है जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखी है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। देन हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी उसका मोटो ये था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी उसके बाद उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा और उसको डिसबैंडन कर देना चाहिए, यानी खत्म कर देना चाहिए, ये मानना था महात्मा गांधी का। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के 4 न्यूज़पेपर जो है जो इन्होंने पब्लिश किए अपने लाइफ टाइम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है यंग इंडिया, दूसरा है इंडियन ओपिनियन। ये पहला न्यूज़पेपर था जो इन्होंने लिखा था जब ये साउथ अफ्रीका में थे 1906 में। ठीक है, देन नवजीवन लिखा इन्होंने और हरिजन लिखा। ये 4 न्यूज़पेपर आपको पता होने चाहिए कि ये 4 न्यूज़पेपर महात्मा गांधी के थे। ठीक है, देन उसके बाद सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो इंडियन थे, मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया का था और इंडिया का गवर्नर जनरल बना, वो पहला था सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, और इनकी एक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी जो उन्होंने बनाई थी 1959 में। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि स्वतंत्र पार्टी पे, तो ये बनाई थी सी राजगोपालाचार्य ने। देन उसके बाद जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी इंडिया में, तो उस टाइम पे इन्होंने उसका मुखर विरोध किया था, बहुत आगे आके विरोध किया था। और उन्होंने एक सॉन्ग उस टाइम पे गाया था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है ये ओरिजिनली किसने लिखा था। ठीक है, ये मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देन
आचार्य कृपलानी। जब जो हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की, तो बिफोर इंडिपेंडेंस मिलने से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, लिखा नहीं हुआ, तो वो चीजें आप लोग नोट डाउन करते जाना अगर आप पहली बार देख रहे हो इन वीडियोज का, और या फिर आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो। ठीक है, तो आचार्य कृपलानी वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला इंडियन कांग्रेस सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपको बताना है, और लॉन्गेस्ट भी बताना है, वो मैंने पहले पूछा था। देन इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन tended to minimize the importance of minority interest and emotions। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो किसी ने दी थी, तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो माइनॉरिटी, जिनको बोला जाता है माइनॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, एक तरह से उनको बोला जाता है माइनॉरिटी। ठीक है, तो माइनॉरिटी में जो थे उनके हितों का ध्यान नहीं रखा। ये बात किसने बोली थी? ठीक है, ये बात बोली थी आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है मॉरिस जोन्स। इन मॉरिस जोन्स ने ये बोला था कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, कि सेंटर के पास पावर है और स्टेट्स के पास अपनी पावर है, और वो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसको बोलते हैं फेडरेशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना फेडरेशन कहलाता है। तो इंडिया का जो फेडरेशन है उसको एक टर्म दी थी बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म टर्म देने वाले पर्सन कौन थे? तो वो थे मॉरिस जोन्स। तो आपको एक क्वेश्चन और बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसने यूज की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा आपको ये बताना है कि माइनॉरिटीज के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट में बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग फंडामेंटल राइट है, तो एक फंडामेंटल राइट में माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके में माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई है? और ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कितनी है इंडिया में, ये बताना है आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैन्स जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं, पारसी जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो कितनी माइनॉरिटीज हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में टोटल जिनको अप्रूवल मिला हुआ है कि ये माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, वो नंबर बताना है। माइनॉरिटीज का जिक्र कौन से फंडामेंटल राइट में किया गया है वो बताना है आपको। ठीक है, और इंडिया के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला उस पर्सन का नाम बताना है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये टर्म देने वाला कौन था? ये किसने बोला? ये बोला था ऑस्टिन ने। अब हमारे पास है CR एटले, क्लीमेंट एटले। ये वो पर्सन थे जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित करते वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो थे क्लीमेंट एटली। तो अब आपको दो इंफॉर्मेशन और बतानी है मुझे कि वो डेट बताओ जिस डेट को इन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया को फ्री कर देंगे, वो डेट कौन सी थी और कौन सी डेट तक इंडिया को आजादी दे देंगे, दोनों डेट आपको बतानी है। जिस डेट को इन्होंने अनाउंस किया वो डेट बतानी है, और जिस डेट को इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगा या इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, फ्रीडम डेट जो इन्होंने अनाउंस की थी डेट। ठीक है, क्लीमेंट एटले ने, वो दोनों डेट आपको बतानी है मुझे कि कौन कौन सी डेट थी जिस डेट को इन्होंने अनाउंस किया कि हम इंडिया को फ्रीडम दे देंगे, और उसी दिन उन्होंने ये डेट भी अनाउंस की थी कि किस डेट तक दे देंगे, तो वो दोनों डेट आपको बतानी है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ये भी काफी फेमस पर्सन रहे हैं और ब्रिटेन के पीएम रहे हैं। ये भी जब इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा था तब उस वक्त इंडिया के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे, और उन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला था। ठीक है, देन हाउ मेनी वुमेन्स मेंबर वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने वुमेन मेंबर थे? तो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 मेंबर थे। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी आज की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मतलब
लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीन मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तीन से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिला के कितनी वुमेन एमपी हैं, वुमेन एमपी कितनी है ये बताना है, ठीक है। देन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव्ड पावर फ्रॉम, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है वो पावर कहाँ से लेती है, कहाँ से उनको वो पावर मिलती है, तो वो पावर उनको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम हो गया और उससे पावर ड्रॉ करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहली चीज तो वो इलेक्टेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ कंट्री। तो अगर इंडिया का हेड पूछ लिया जाए हु इज द हेड ऑफ इंडिया, तो वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर ये पूछ लिया जाए हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के हेड कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन सेंटर जो होंगे, उसके नीचे स्टेट से अलग अलग, सेंटर में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट्स में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन इलेक्शन ऑफ ईयर 1939? तो 1937 नॉट 9 सॉरी 1937 में जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी? तो ये मैं आपको बता देता हूं कि उस वक्त 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने प्रोविंस थे टोटल, जो प्रोविंस की बात चल रही है कितने प्रोविंस थे, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे प्रोविंस थे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि टोटल कितने प्रोविंस थे इंडिया में उस वक्त जहां पे इलेक्शन हुए थे, और कितने ऐसे प्रोविंस थे जिनमें कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। क्योंकि जो बनी थी वो 8 थे, तो टोटल में से 8 माइनस कर दोगे तो ऐसे हो जाएंगे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। तो बस इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं जो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड करने हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता रहा, उनके डिटेल्ड पे भी फोकस कर रहा हूं और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकता हूं और कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया हुआ है ये मेंशन ही है वहां पे। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो स्टेट पीसीएस से हमने उठाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।